तो जैसे हम पेशाब करते हैं तो क्या करते हैं टेररिस्ट अपने को साफ रखने के लिए, पाक रखने के लिए, जब पेशाब करी उसके बाद में वो मिट्टी के टुकड़े को सुसु करने के बाद टच करते हैं, ताकि कोई अगर पेशाब का बूंद ऐसी फ्री है वो आपकी बॉडी में टच ना हो, वो उस टुकड़े में एब्जॉर्ब हो जाए। सर, जब से अग्निवीर स्कीम आई है, पहले तो मैं अग्निवीर स्कीम में आपके विचार पूछूंगा। गेट से कोई घुसे तो सीधा वो स्थान दिखेगा, वहाँ पे अपने लड़के की जो शहीद हो गया था उसकी बड़ी सी फोटो लगा रखी थी, और उसकी फोटो को कोई भूले ना, पहचाने, उसने उसके ऊपर ना एक माला लगा रखी थी। अब मैं अंदर घुसता हूँ और मेरी नज़र वहाँ जाती है, अब मैं फोटो भी देख रहा हूँ और उसकी माँ भी खड़ी है अंदर ही, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही उसकी माँ की तरफ देखने की। इंडियन आर्मी ने हमारे फाइनेंसेस भी करे और हमको ट्रेनिंग के मकसद से 2-2 बार माउंट एवरेस्ट भेजा है। मतलब 40 लाख जहाँ खर्च होते हैं कोई जा नहीं सकता, वहाँ मेरे को फौज की वजह से 2-2 बार मौके मिले। पिछली बार 2022 में आपने तैयारी की थी, आप चुनाव भी लड़े थे गंगोत्री सीट से, लेकिन रिजल्ट मन मुताबिक नहीं था। उसके बाद आपने भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर ली। इस बार कोई आपकी तैयारी है? उन्होंने पिन पॉइंट फायर करा, ऑफिसर के भी माथे पे लगी और जेसीओ के भी माथे पे लगी, और दोनों वहीं पे डेथ हो गई। और उसके बाद में बहुत ज़्यादा मतलब ऑपरेशन स्कैटर्ड हो गया। एक ग्रेनेड का स्प्लिंटर है, यहाँ पे वो अंदर ही है, एक ग्रेनेड का स्प्लिंटर है वो यहाँ हिप में है। आपकी किडनैपिंग हुई, आपके वहाँ के लोगों ने पकड़ा और इसमें एक इंजीनियर की भी डेथ हुई थी आपके साथ। इस ऑपरेशन से आप जब बाहर निकले, मतलब आप वहाँ से बच के निकले, तो इस पूरे जो घटनाक्रम था इसमें उस वक्त CDS जनरल विपिन रावत जो थे, उनकी क्या भूमिका रही? और एक रक्षा पत्रकार हैं मंजीत नेगी जी, उनकी क्या भूमिका रही उसमें? वहाँ की किसी लड़की ने किसी बात पे कह दिया था होगा कर्नल अपने घर का, तो क्या किस्सा है? तो जब वो मारा गया तो मैं ऐसे जो लड़के मरे हैं, मैंने उनकी सबकी माँओं से ना खुद फ़ोन पे बात करी है, ये बताने के लिए कि तुम्हारे लड़के को तो मैंने ज़रूर यूथ फाउंडेशन में ट्रेन करवाया है, तुम्हारे लड़के ने ज़रूर यूथ फाउंडेशन के जरिए इंडियन आर्मी ज्वाइन करी है, आज वो शहीद हो गया है, तो मेरा ही फर्ज बनता है कि मैं एक बार ना तुमसे बात करूं। अग्निवीर तो एक नाम है, इंडियन आर्मी में अब सिलेक्शन ही अग्निवीर के नाम से होता है। बोल बद्री विशाल लाल की जय, बद्री विशाल लाल की जय, बद्री विशाल लाल की जय। इतिहास गवाह है कि जब जब हमारी सरहद ने लहू मांगा है, तब तब उत्तराखंड के युवाओं ने बढ़ चढ़कर अपने लहू का कतरा देश को दिया है, और कई वीर सैनिक हमारे उत्तराखंड की धरती से आए हैं, और आज भी कई वीर सैनिक फौज में जाते हैं। कई युवा जो फौज में जाने का सपना देखते हैं, उन सपनों को पंख देने का काम कर्नल कोठियाल करते हैं। मेरे साथ कर्नल कोठियाल मौजूद हैं, जो कि अब तक हज़ारों युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती करा चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मतलब आपने तो जब आप सेना में थे, बहुत सारे ऑपरेशंस में आपने भाग लिया, कीर्ति चक्र और कई ऐसे अवार्ड जिन्होंने आपके सीने की शोभा बढ़ाई है, और आपने देश की शोभा बढ़ाई है, आप गौरव हैं देश का। लेकिन ये ख्याल कि जो आने वाले युवा हैं इनको मैं प्रशिक्षण दूं, फौज में जाने की ट्रेनिंग दूं, ये ख्याल सर कहाँ से उपजा आपके मन में? देखो, आर्मी में जो मेरा करियर रहा है उसमें तो एक बड़ा बेसिक है कि मेरे को समझ में आता है किस प्रकार से यूथ को सेलेक्ट करना चाहिए, किस प्रकार से उसको ट्रेन करना चाहिए, और किस प्रकार से आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है उसमें एक टीम के तौर पे उसको तैयार करना चाहिए। ये लेकिन कहीं सोसाइटी जो है ना, सिविल सोसाइटी, उसके साथ में आर्मी की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि भर्ती की प्रोसेस करती हैं। अब अचानक मेरी पोस्टिंग आती है 2013 में उत्तरकाशी में, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो मैं वहाँ आता हूँ एज प्रिंसिपल, और जैसे होता ही है कि कुछ लोकल लोगों ने मेरे को अप्रोच करा कि आप तो आर्मी की सीनियरिटी में हैं, आप कर्नल हैं, पहली बार NIM में कोई गढ़वाली आ रहा है, तो हमारे लड़कों को भर्ती कराओ। पर भर्ती कराना तो एक नॉर्मल प्रोसेस तो नहीं होती है। तो मैंने वही उनको समझाया कि देखो भैया, फौज में तो जुगाड़ नहीं चलता, यहाँ पे तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में चला जाता है। तब लोगों ने मेरे को ये बोलना शुरू करा कि आपसे हम कोई जुगाड़ की थोड़ी बात करते हैं, हम ना कोई ऐसी चीज़ें गलत तरीके की उम्मीद करते हैं, पर हम ये तो समझते हैं कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हैं, आप एक सीनियरिटी में हो आर्मी के, तो आप हमारे लड़कों को ट्रेन करो। तो ऐसे मैंने फिर क्या करा, उन लोगों के 4 लड़के जो आ रखे थे उनको अपने घर में रखा, प्रिंसिपल NIM के, और उनको बेसिक ट्रेनिंग देनी शुरू करी।
तो बेसिक ट्रेनिंग में जब देखा मैंने कि उनकी दौड़ भाग जो है उसकी एक टाइमिंग्स अच्छे होने शुरू हो गए, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो गई, तो मैंने 32 लड़के अपने घर पे रखे और उन 32 लड़कों को एक मिलिट्री पैटर्न में ट्रेन करना शुरू करा। फिर आई आर्मी की रिक्रूटमेंट की जो नॉर्मल प्रोसेस होती है उसकी डेट, उसमें ये 32 लड़के गए। अब ये ट्रेन थे तो 32 में से 28 सेलेक्ट हो गए। तो जब ये 28 सेलेक्ट हुए तो मेरे को दिखा कि ये तो ना एक बड़ा सिंपल सक्सेसफुल मॉडल है जो शायद मैं या मेरी जैसे जो फौज में रह चुके हैं वो इसको ना अच्छे तरीके शेप दे सकते हैं। तो उससे फिर एक प्रोसेस शुरू हुई जिसमें कि मैं जो मेरे को गैलेंट्री अवार्ड्स मिल रखे हैं, शादी मेरी होनी रखी है, तो उसमें जो जिम्मेवारी मेरी घर की तरफ होती है वो है नहीं, अपने भाई से अपने फादर से कुछ पैसे लेकर के मैंने फिर एक लड़कों की ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट शुरू करा। 100 लड़कों का तो पहले उत्तरकाशी में करा, फिर कहीं गजा में करा, कभी कहीं चले गए, भटवाड़ी चले गए, ऐसे करते करते उसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आना शुरू हो गया। तब मैंने एक चैरिटी ट्रस्ट खोली जिसका नाम रखा गया यूथ फाउंडेशन, यूथ को ट्रेन करने के लिए। और फिर धीरे धीरे वो जो ऑर्गेनाइजेशन है यूथ फाउंडेशन वो एक शेप लेती चली गई। तो 2014 ऑनवर्ड्स अभी तक उस ऑर्गेनाइजेशन के हमारे 8 जगहों पे कैंप चलते हैं। हर कैंप की कैपेसिटी है कोई 150 लड़कों की। उसमें ट्रेन करने के लिए आर्मी के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो आर्मी में ट्रेनिंग दे चुके हैं। उसमें एक फ़ौजी तरीके का लाइफस्टाइल होता है मॉर्निंग से इवनिंग तक का। उसमें एक चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग बोल लो, आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बोल लो, टीम में काम करना बोल लो, और एज अ ग्रुप उनको कैसे यूज़ करा जाए किसी भी सिचुएशन में। चाहे डिज़ास्टर आ रहा है, चाहे कोई गाड़ी गिर गई, चाहे कोई मंदिर में फंक्शन है तो मंदिर में फंक्शन में मदद करना, ब्लड डोनेशन हो गया, सफाई अभियान हो गया, वो चलने शुरू हो गए। आज उस कैंप से हमारे कोई 15,500 के करीब लड़के हैं जो इंडियन आर्मी में अलग अलग यूनिट्स में, जहाँ पे गढ़वाली, कुमाऊनी, उत्तराखंडी इनटेक होता है, वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। 4 लड़के हैं जिनको सेना मेडल मिल चुके हैं। 23 लड़के हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, जिन्होंने बलिदान दे चुका है, जो किसी ऑपरेशन में या कहीं ना कहीं आर्मी में नौकरी करते हुए शहीद हो चुके हैं। तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसको कि मैं चला रहा हूँ। अभी तो इस बार बड़ा अच्छा रिजल्ट हमारा आ रखा है। इस बार के अग्निवीर भर्ती के जो लड़के थे हमारे कैंप में 751 लड़के थे, 751। उनमें से 710 लड़कों का सिलेक्शन हो रखा है जो अभी कुछ दिनों में वर्दी में नजर आएंगे, इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग ज्वाइन करके और वर्दी में नजर आएंगे, और वो जो दुश्मन वर्दी वाले होते हैं उनको ठोकने की तैयारी करेंगे। उनमें से कुछ लड़के यहाँ पे भी हैं। जी चलिए, इन सभी युवाओं को शुभकामनाएं। देखिए जैसे कर्नल कोठियाल ने अभी बताया कि 751 में से 710 बच्चों ने भारतीय सेना ज्वाइन की है। ये सर विश्वास है, इसीलिए अब जब जहाँ जहाँ कैंप लगेंगे, आप बता रहे हैं कि 8 जगहों में कैंप लगते हैं, इसीलिए युवाओं की तादाद हमेशा यूथ फाउंडेशन में बढ़ती जा रही है। हालांकि पहाड़ों में पलायन हो रहा है, लेकिन यूथ फाउंडेशन में लगातार युवाओं की संख्या बढ़ रही है। सर, जब से अग्निवीर स्कीम आई है, पहले तो मैं अग्निवीर स्कीम में आपके विचार पूछूंगा, ये स्कीम आपको किस तरह से लगती है? देखो, पहले तो मैं ना एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा। जो हमारे कैंप्स होते हैं इनमें हम जो लड़कों को लेके आते हैं, हमने ना कुछ अपने क्राइटेरिया बना रखे हैं, क्योंकि इनमें सारा खर्चा हम उठाते हैं। किसी लड़के से कोई खर्चा, पैसा, खाना पीना रहना दिया जाता है वहाँ पे मुफ्त, लेकिन खर्चा किसी से नहीं लिया जाता। तो मैंने जो क्राइटेरिया बनाए अपनी सोच से, एक तो सबसे रिमोट एरियाज़ में जा कर के हमारी टीम जगह जगह लड़कों का सिलेक्शन करती है, उनके बेसिक पैरामीटर्स चेक करती है, कलर ब्लाइंडनेस, फ्लैट फुट, नॉकनी, एक एज, ये हाइट, मेडिकल टेस्ट प्रॉपर होता है। मेडिकल में भी बेसिक्स। अब अगर छाती है, छाती होनी चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड होती है, उससे कम है तो वो फिर हम देखते हैं कि उसको वो एक्सरसाइज कराएंगे ताकि उसकी छाती इम्प्रूव हो। सर, मैंने भी एक बार टेस्ट दिया था यूथ फाउंडेशन का, हो नहीं पाया था छाती की वजह से ही। नहीं, वो तो देश को, हर अच्छे इंसान को खाली फौज में नहीं जाना है, अच्छे इंसान को यहाँ पे रह करके इम्प्रूव भी करना है। तो वो काम आपका है, आपका काम और बड़ा है बल्कि, तभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल सर जी। तो ऐसे जो प्रोसेस हैं वो तो हमारी चली रही है। अब आपने मेरे से जो पूछा कि अग्निवीर, देखो आर्मी में भर्ती के पैटर्न है। अब एक प्रोसेस कहीं ना कहीं, जैसे आर्मी ट्रायल करते रहती है, तो एक प्रोसेस उन्होंने कोशिश करी है जिसका नाम दिया है अग्निवीर, जिसमें फ़र्क इतना है कि ठीक है, पहले 4 साल लड़कों को रखा जाएगा, उसके बाद में 4 साल के बाद में उनकी परफॉर्मेंस देख करके, और परफॉर्मेंस के साथ में जो वॉलंटियर्स होंगे उनमें से 25% को रिटेन करेंगे, 75% को एग्जिट कराया जाएगा। तो अब इसमें क्योंकि पहली ट्रायल है और अभी तक एग्जिट नहीं हुआ है, तो अभी ना अग्निवीर का जैसे कई बार कुछ
जो नोशन बनाए जाते हैं वो कहीं नेगेटिव में कोशिश करी जाती है, वो ना पूरी समझ नहीं होने की वजह से भी होता है। पहले 71 वॉर के टाइम पे भी 7 साल की सर्विस कराने के बाद में एग्जिट कराने का एक मेथड बनाया गया था। अभी इसमें जो ये अभी प्रेजेंट अग्निवीर की जो स्कीम चल रही है, इसमें 17.5 साल का लड़का अगर जाता है और 4 साल नौकरी करता है, 21.5 साल में आता है वापस। आप ये सोचो, और सिविल समाज में तो ना 21.5 साल में तो लड़के एग्जाम की तैयारी शुरू भी नहीं करते हैं। जी, जी। तो ये तो एक एक्सपीरियंस 4 साल का लेके आ रहा है एक्सट्रीम कंडीशंस में। इसके अंदर एक किसी को फेस करना, इंटरव्यू लेना, तैयारियां करना, उसकी ना एक अलग अपब्रिंगिंग हो रखी है। उसके साथ में अग्निवीर को अभी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये जो प्राइवेट अंडरटेकिंग्स हैं, वो अब एक परसेंटेज बोल रही हैं कि इनको, क्योंकि ये ट्रेंड है तो इनको कैसे एब्जॉर्ब करा जाएगा। तो ये सब चीज़ें, अभी 2 चीज़ें हैं इसमें जो समझने की ज़रूरत है। एक तो नेगेटिव एस्पेक्ट को तो नहीं देखा जाए, और जब पहला बैच आएगा जो कि 31 दिसंबर को इस साल पहला बैच 4 साल पूरे करके आ रहा है, तो जब वो पहला बैच आएगा तब उसके बाद में इंडियन आर्मी भी कहीं ना कहीं देखेगी कि क्या हम अपने कुछ इम्प्रूवमेंट्स करें। जैसे आजकल चर्चा में ये है, मेरे कोर्समेट्स हैं आर्मी में नौकरी कर रहे हैं, अगर मैं रिटायर नहीं होता तो शायद मेरे जो बैच वाले हैं वो इस टाइम पे मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पे आ रखे हैं। तो मेरे को जो उनसे जानकारी मिली है कि 25% रिटेंशन को अब बढ़ा करके कहीं 51 से और 57% तक करने का एक प्रपोजल चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना जरा आने देते हैं अग्निवीर को वापस, तब उनके और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ या उनकी ओवरऑल स्कीम जो है वो अच्छी मानी जाएगी। आर्मी में अभी इस टाइम पे ये देखा जा रहा है कि अग्निवीर स्कीम में जो लड़के भर्ती हो रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सर, जब से ये स्कीम आई है तो यूथ फाउंडेशन में युवाओं की तादाद बढ़ी है या थोड़ा कम हुई है? क्योंकि मैं पहाड़ से आता हूँ, तो जब भी मैं गांव जाता हूँ, जब मैं पहले रहता था तो जब ये अग्निवीर स्कीम नहीं थी तो बच्चे शाम को दौड़ मारते हुए नज़र आते थे। अब वो थोड़ा कमी आई है उनमें। नहीं, वो क्या है कि लाइनें लग रही हैं। सुबह 4 बजे बाहर निकलो तो या तो आपको दिखेंगे वो क्या बोलते हैं, वो गीदड़, सियार क्या बोलते हैं, वो हू हू करते हैं, वो घर वापस आ रहे होते हैं, वो दिखेंगे सुबह 4 बजे सड़कों पे, या लड़के तैयारी कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं। तो लड़कों के अंदर तो इनहेरेंट एक फिटनेस अपनी रखने के लिए और कहीं ना कहीं नौकरी में जाने के लिए तो तैयारियां चली रही हैं। अग्निवीर तो एक नाम है, इंडियन आर्मी में अब सिलेक्शन ही अग्निवीर के नाम से होता है। इंडियन आर्मी में कहीं पे भी डेफिशिएंसी नहीं आ रही है, लेकिन ये होता है कि कहीं जो रॉन्ग नोशन बनाए जाते हैं उसमें कई बार जो क्वालिटी है जो अच्छे लड़कों की आने की, वो कई बार कुछ समय के लिए क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। फिर क्या हुआ, जब अग्निवीर शुरू हुआ ना, उसी टाइम पे फिर कोविड का भी पीरियड था। तो कोविड के पीरियड की वजह से भी काफ़ी इनटेक वाला जो टाइम था उसमें रिडक्शन हुई थी। एक तो परमानेंट आर्मी ने रोक रखे थे कि ठीक है कुछ दिनों के बाद में हम दोबारा से भर्ती के प्रोसेस शुरू कराएंगे। कुछ कई परिवारों के बीच में भी चिंताएं थी, लेकिन अभी मैं देखता हूं कि फुल आ रहे हैं। खाली ये है कि इनका फाइनली 4 साल के बाद में इनका सर्विस में जो इनका रिजल्ट रहा है और आर्मी उसके बाद में कैसे इनको इम्प्रूव करती है, वो अभी अच्छाई के लिए आगे बढ़ेगा। सर, जहाँ जहाँ कैंप लगते हैं क्या आपकी विजिट होती है, वहाँ आप मिलते हैं युवाओं से? यार हम तो अकेले आदमी, तो ये तो लड़कों के साथ में तो अपनी भी ना उम्र, मैं मतलब अभी वैसे 57 साल का हो गया हूँ, लेकिन 2013-14 में 10 साल कम कर लो तो मैं 47 साल का रहूँगा। तो तब से मैं इन्हीं लड़कों के बीच में उछलता कूदता रहता हूँ। मैं अपने को अभी भी 47 का ही समझता हूँ, मेरी उम्र ही नहीं बढ़ रही। तो वो वाली चीज़ सब करने के लिए घूमता रहता हूँ, जगह जगह जाता हूँ, इनके माँ बाप मिलते रहते हैं। कोई लड़का भर्ती हो रखा है, उसके घर वाले तो हमको एक अलग भावना से देखते हैं। किसी के घर में थोड़ा सा अगर घी है, वो मेरे को घी का डब्बा दे रहा है। कोई तो उनके घर में ना मक्की है, वो खाली मक्की ही है उनके घर में, जिसके कि वो बीज उन्होंने रख रखे हैं अगली बार खेती के लिए, बोने के लिए। लेकिन कर्नल साहब पहुंच गए तो वो मक्की मेरे को दी जाती है, चाहे वो मक्की खाते हुए ना तुम्हारे दांत कट कट कर जाते हैं, लेकिन वो भावना उस प्रकार की कहीं देखने को मिलती है। सम्मान है सर, आप तो सम्मान करते हैं, मतलब भावना एक, जी बिल्कुल उस तरीके से। आज 2 लड़के आ रखे हैं, वो मिठाई लेकर के आ रखे हैं। उनमें से एक है, वो कह रहा है मैं पैरा कमांडो बनना चाहता हूँ। कहता है अगर मैं पैरा कमांडो बन गया तो फौज में तो बकरे भी कटते हैं, कहता बकरा काटा जाएगा फिर। तो सबका वेट हो रहा है कि ये पैरा कमांडो बने और सब बकरा खाएं, बकरा खाएं। सर, सवाल एक व्यक्तिगत भी है। आपने खुद बताया कि आपकी शादी नहीं हुई, आपकी देश सेवा के किस्से तो हमने बहुत सुने हैं।
तो क्या वजह रही कि आपने शादी नहीं की? क्या आप देश सेवा में इतने लिप्त हो रखे थे कि आपको शादी का ख्याल नहीं आया, या क्या बात है? नहीं, देश सेवा तो एक ना बोलने के लिए चीज़ हो जाती है। फौज में और सिविल समाज में पता नहीं कितने लोग हैं, सिविल समाज में भी, आप ही उदाहरण हो, जो देश के लिए कुछ ना कुछ करने की बहुत अच्छी भावना रखते हैं, जज्बा रखते हैं। तो देश सेवा की तो परिभाषा फौज और सिविल में कोई फ़र्क नहीं है। फौज में खाली यह है कि जिस टाइप की आपकी अपब्रिंगिंग होती है, 17.5 साल की उम्र में एक बच्चे को फौज में ले लिया जाता है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में 17.5 साल के बच्चे को अगर नौकरी पे लगाओगे ना, तो बाल अधिकार के तहत उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ केस हो जाएगा। लेकिन इंडियन आर्मी ऐसी है, 17.5 साल में लेकर के उसके माइंडसेट को, उसके विचारों को, उसे टीम में काम करने के तरीके, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी लाने के प्रोसेस को वो ग्रूम करते रहते हैं। और वो प्रोसेस ऐसी होती है कि ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद में नौकरी के दौरान जो जो अलग अलग जगहों पे उसे नौकरी करने के मौके, अलग अलग जगहों पे उसको चीज़ें देखने के मौके, वो ऐसे होती हैं कि देश सेवा की परफेक्ट परिभाषा फौजी के अंदर इम्बाइब हो जाती है। तो देश सेवा की भावना तो हमारे अंदर भी अच्छे तरीके से इम्बाइब हो रखी है। लेकिन सारे शादी करते हैं, ये तो इत्तेफाक है कि कहीं हमें कोई इस टाइप का लाइफ चली है मेरी आर्मी ज्वाइन करने के बाद में, कि बस दिखाने को उस टाइम पे मज़े आते गए और वो अपनी चलती गई। लेकिन अच्छी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय इसलिए करा है क्योंकि मेरे को मौका मिला है उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, जिसे कहते हैं इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी की तो सर जब कोई नाम भी लेता है तो सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से, क्योंकि हमारे जो सैनिक है वो दिन रात सरहद पर मेहनत करते हैं और इतने ऑपरेशंस अभी तक हुए हैं, और हर लड़ाई में जब भारत जीतता है तो एक अलग खुशी, एक अलग जुनून देखने को मिलता है। सर, ऑपरेशन की बात करेंगे। 2003 में जब आपको भी गोलियां लगी थी और 4 आतंकवादियों को आपने मारा था, वो क्या किस्सा रहा है सर? और 2 गोलियां तो मैंने सुना है आज भी आपके जिस्म में मौजूद हैं। देखो क्या हुआ कि जब शुरू हुआ ना, मतलब मेरा आर्मी ज्वाइन करने के बाद में जो अलग चैलेंजिंग सिचुएशन, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, वो कुछ किस्मत बोलूँगा कि 3 या 4 फील्ड हैं जो कि बड़े एक्सट्रीम माने जाते हैं। एक तो है फाइटिंग अगेंस्ट एनिमी, दुश्मन के जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे आपका डिप्लॉयमेंट, वहाँ पे आपका काम करने का तरीका। एक है फाइटिंग अगेंस्ट टेररिस्ट, जिसमें कि टोटल अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ पता नहीं होता है, कहीं से भी गोली चल सकती है, कहीं से गोली, टेक्निक, वो क्या टेक्निक लेकर के आ रहे हैं, आपने कैसे काउंटर टेक्निक करनी है, सिखलाई तो होती है, लेकिन वो लोग भी ना नए नए तरीके करते रहते हैं। और तीसरा है चैलेंजिंग एक्टिविटीज़, नेचर ट्रेनिंग में चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ का एक हिस्सा है माउंटेनियरिंग। तो माउंटेनियरिंग हो गया, ये जो अपना आर्मी की जो मतलब एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू, ये सारे के सारे, ये दूसरा हो गया। और तीसरा मेरे साथ में रहा है 2013 में जो केदारनाथ में सबसे बड़ा डिजास्टर आया था। सबसे पहले आप ही पहुंचे थे वहाँ? सबसे पहले मैं नहीं पहुंचा था, लेकिन सारा रिकंस्ट्रक्शन मेरे ही अंडर में, मेरे सुपरविजन में हुआ है। बहुत अच्छी टीम जो थी उन्होंने जो करा है। तो इन चीज़ों में मतलब मैं ये बोलूँगा कि ये मेरी किस्मत है, मेरे को ये मौके मिले। अब ऐसे ही मेरे को मौका मिला, पहली बार मैं माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, पता नहीं कितने लोग हैं जिनमें क्षमता है माउंट एवरेस्ट चढ़ने की, लेकिन माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए फाइनेंसेस की ज़रूरत होती है, फिज़िकल फिटनेस की ज़रूरत होती है। हमारे में वो सब चीज़ें देखी गई। इंडियन आर्मी ने हमारे फाइनेंसेस भी करे और हमको ट्रेनिंग के मकसद से 2 बार माउंट एवरेस्ट भेजा है। मतलब 40 लाख जहाँ खर्च होते हैं, कोई जा नहीं सकता, वहाँ मेरे को फौज की वजह से 2 बार मौके मिले। अब मैं माउंट एवरेस्ट से वापस आया था पहली बार 2001 में, और मेरी पलटन थी उस टाइम पे जम्मू कश्मीर के उस एरिया में जो आजकल चर्चित होता जा रहा है। अगर कहीं कोई फिदाइन हो रहे हैं तो वहीं पे हो रहे हैं, अगर बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे हो रहे हैं। पुलवामा में इतना बड़ा सीआरपीएफ का एक जो पूरा का पूरा 40 के करीब लोगों को पूरा ही एक साथ मार दिया गया था। तो वहाँ पे जब मेरी पलटन थी तो वहाँ के मेरे कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि बड़े अच्छे, यूनिक हैं नेचर में, जिसमें कि हम उस लेवल पे आगे थे धीरे धीरे करके सीखते हुए कि हम टेररिस्ट बन करके और सिविल ड्रेस में घूमते थे। अच्छा। हमने बकरी को ज़बा बोलते हैं, ज़बा करना सीखा, हमने कुरान पढ़नी सीखी, हमने वज़ू करना सीखा, हमने
जैसे टेररिस्ट ऑपरेट करते हैं वो तरीके कैसे सीखे कि मान लो एक टेररिस्ट है, फ्राइडे के दिन वो ज़रूरी बहुत ध्यान से मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ेगा, लेकिन अगर मस्जिद में नहीं जाता है तो ये जो 5 प्रकार की नमाज होती हैं, फजर की नमाज, मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज, वो नमाज पढ़ेगा। नमाज जब पढ़ेगा तो वो उस तरफ मुंह रखेगा जिधर काबा है, जिधर ये जो जाते हैं ना होली पूजा के लिए मक्का मदीना, काबा, जिधर काबा है। अब वो काबा कैसे पता चलेगा? तो उसकी जेब में ना एक छोटा सा कंपास होगा, वो कंपास को रखेगा ऐसे, तो कंपास बताएगा ड्यू नॉर्थ इस तरफ है। तो कश्मीर से ड्यू नॉर्थ और थोड़ा सा एक डायरेक्शन देते थे तो वो होती थी काबा की तरफ, तो उस तरफ वो झुकेगा। फिर उसके बाद में वो कहीं पे भी जब टूथब्रश है, टूथब्रश को यूज़ नहीं करेगा, वो एक लकड़ी का टुकड़ा है, उस लकड़ी के टुकड़े से अपने दांत साफ करेगा, उसे बोलते हैं मुशवाक। हाँ, वो जो है एक छोटी कुरान शरीफ उसकी एक अपनी पर्सनल होगी, होली कुरान, उसमें उसका नाम लिखा होगा, अबू जिंदाल, अबू जुनैद, जो भी है वो उसके पास में होगी। उसके पास एक मिट्टी का टुकड़ा होगा छोटा, जैसे मिट्टी होती है ना, पत्थर होता है वैसे मिट्टी का डल्ला। तो जैसे हम पेशाब करते हैं तो क्या करते हैं टेररिस्ट अपने को साफ रखने के लिए, पाक रखने के लिए, जब पेशाब करी उसके बाद में वो मिट्टी के टुकड़े को सुसु करने के बाद टच करते हैं, ताकि कोई अगर पेशाब का बूंद ऐसी फ्री है वो आपकी बॉडी में टच ना हो, वो उस टुकड़े में एब्जॉर्ब हो जाए। तो हम उस लेवल पे पहुंच गए थे, हम ये 4 चीज़ें अपनी जेब में रखते थे, एक मिट्टी का टुकड़ा, एक छोटा कंपास, एक कुरान शरीफ और एक मुशवाक। और फिर गांव में जैसे गए तो अब हमें कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन हम कश्मीरी तो नहीं बोल सकते हैं प्योर, थोड़ा बहुत आ जाता है, हाँ जी उनकी जो है नॉर्मल भाषा। तो अपने साथ हम रखते थे एक गुजर लड़के को, किसी और इलाके के, तो वो हमारे को हमारा इंटरप्रेटर बन जाता था और ये शो करता था कि हम लोग कहीं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से आ रखे हैं तो हमें लोकल भाषा नहीं आती। लेकिन वहाँ पे हम क्या करते थे, नमाज पढ़ेंगे तो सबके सामने, गांव के सामने थोड़ा अलग जाकर के तुम नमाज पढ़ रहे हो तो उससे पहले ना हम चारों आइटम जो है वो ज़मीन पे रखेंगे या कहीं पे रखेंगे। तो गांव वाला घूम रहा है, वो देख रहा है अरे ये तो इनके पास ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ तो लोकल कश्मीरी नहीं रखता, ये तो टेररिस्ट ही रखते हैं, तो वो हमको मानेगा। फिर वो बताएगा कि नहीं कि तुम्हारा वो साथी 2 दिन पहले यहाँ से गया था, या ये बताएगा कि वो जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो आ रखा है उसको दे तो दिया हमने दूध की बाल्टी, अब दोबारा क्यों आ रखे हो यहाँ पे। तो उससे कुछ इनपुट्स मिलती है। तो हम उस वाले स्टेज में पहुँचे और फाइनली उस स्टेज में जब पहुँचे तो हमने कोशिशें करी ऑपरेशन करने की, मारे लेकिन मार भी खाई। ऐसे ही जब मारे तो एक्सट्रीम तरीके भी अपनाए और मार खाई तो हमारे को भी गोलियां लगी। लेकिन फाइनल जो एक अच्छा हमारा ऑपरेशन था जिसमें कि एक आर्मी के जनरल साहब वो हेलीकॉप्टर से पीर पंजाल रेंजेस में गए, उनको कहीं मूवमेंट दिखा टेररिस्ट का, लेकिन क्योंकि जनरल साहब थे तो जनरल साहब ने जब आकर के बताया कि शायद वहाँ पे मूवमेंट है तो लोगों ने ना माना नहीं, फ़ौज ने नहीं माना और वहाँ पे फ़ौज ने मार खाई। और उस मार खाने में मेरी पलटन 4 गढ़वाल राइफल ने सबसे बड़ी मार खाई कि मेरी पलटन की एक पेट्रोल जिसमें एक ऑफिसर और एक JCO जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, ये दोनों के दोनों 2 टीमें लेकर के चल रहे थे पीर पंजाल में और इनको सामने ना थोड़ा दूर पे जंगल में टेररिस्ट दिख गए। लेकिन ये पहाड़, एक पहाड़ के ऊपर चल रही थी एक टीम और एक पहाड़ के नीचे चल रही थी, एक का लीडर ऑफिसर था, एक का JCO था। जो ऊपर ऑफिसर लेड था उसने जो टेररिस्ट देखे वो ना नीचे की तरफ देखे, ऊपर वाले नहीं देखे। और ऊपर जो नीचे वाली टीम थी हमारी, इसने ऊपर का देखा, नीचे वाला नहीं देखा। तो ये बड़े तरीके से उनके ध्यान में रखते हुए चले आगे, उन्होंने पिन पॉइंट फायर करा, ऑफिसर के भी माथे पे लगी और JCO के भी माथे पे लगी और दोनों वहीं पे डेथ हो गई। और उसके बाद में बहुत ज़्यादा मतलब ऑपरेशन स्कैटर्ड हो गया। तो मैं कोई 50-55 किलोमीटर दूर एक और पोस्ट है, उसका नाम है सिदऊ, पीर पंजाल के पास में, मैं उस पोस्ट में था। वहाँ से फिर हमको जब ये खबर मिली तो तब हम धीरे धीरे नज़दीक गए और फिर हमने फॉलो करना शुरू करा वो इलाका जहाँ पे हमें उम्मीद थी कि ये टेररिस्ट आ सकते हैं। फाइनली फॉलो करते करते एक जगह हमको इनके ऊपर एम्बुश लगाने का मौका मिला। वो एम्बुश थोड़ा यूनिक तरीके से हमने लगाया और उसमें हमने 15 गोलियाँ चलाई, 16 गोलियाँ चलाई, 5-7 मिनट का एम्बुश था, 60 टेररिस्ट थे, पूरे 7 के 7 मारे गए। उसमें फिर हमको कीर्ति चक्र मिला, उसमें हमारी टीम के औरों को भी अवार्ड मिले। तो वो कहीं था शुरू में, तो हमने जब एक ऑपरेशन था तो उसमें तो 50 गज पे भी मैं फायर करता रहा, मेरे से मरा ही नहीं है टेररिस्ट। तो वो तो एक टोटल डिफीट थी। लेकिन उसके बाद में डिफीट इनटू विक्ट्री कन्वर्ट हुई
और उसके बाद में सबसे फेमस ऑपरेशन जो हुआ, उसके बाद फिर हमारी टीम का हौसला और आर्मी का हौसला वो बड़ा एक अच्छा रहा। आज भी हमारे जो ये ऑपरेशन है इनके एग्जाम्पल्स जगह जगह आर्मी में सिखलाई के तौर पे दिए जाते हैं। सर 2 गोलियां अभी बताई जाती हैं कि आपके सीने में मौजूद है, कहीं आपके जिस्म में, कहाँ पे लगी हुई हैं? एक ग्रेनेड का स्प्लिंटर है जी। एक ग्रेनेड का स्प्लिंटर है यहाँ पे, वो अंदर ही है। एक ग्रेनेड का स्प्लिंटर है वो यहाँ हिप में है। एक बार कहीं एक गांव है ये शोपियां के पास में, मातृबुक, जी। वहाँ पे जब हमने एंट्री करी तो टेररिस्ट तो मिल गए, फिर उसके बाद में उनको घेरा गया, उसके बाद में वो टेररिस्ट मारे गए। आने दे कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे पशु भी आपको नजर हाँ आएंगे, बड़े पशु अच्छे, प्रेम भी रहता ये भी है। हमारा हिस्सा है बिल्कुल जी। प्रॉपर। तो युवाओं से भी सर एक सवाल मेरा बनता है, अभी सर ने अपने ऑपरेशंस की कहानी बताया कि किस तरह से वहाँ ऑपरेशंस पे निकले आतंकवादी जो सामने नज़र आ रहे थे, गोलियां चलाई। इस तरह की जब आप कहानियां सुनते हैं तो आपको डर लगता है या जोश आता है? आप बताएं। जोश आता है। मन में क्या है अभी इस वक्त? आपका सिलेक्शन हो रखा है? मेरा सिलेक्शन क्या चल रहा है अभी मन में? बस यही चल रहा है कि अच्छे से ट्रेनिंग करके हम भी बॉर्डर पे जाएं, हमें भी ऑपरेशन करने मिले सर की तरह, हम भी कहीं ऑपरेशन करें और देश का गर्व से नाम रोशन करें। आप बताएं। अभी आप सर ने कहानी सुनाई, लेकिन इससे ये भी तो पूछो, अभी ये आया है तो इसकी मम्मी क्या बोल रही है इसको? अच्छा हाँ, ये सबसे बड़ा चैलेंज सर यही रहता है कि अगर कोई बच्चा फौज में जाता है तो पिताजी तो सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन माताजी थोड़ा डरती हैं। शहीद होने के नाम से ही ज़्यादा डर घर वालों को लगता है। लेकिन घर वाले क्या कहते हैं अच्छा इस मौके पर? इस मौके में मेरे घर वाले कहते हैं, मेरे घर वाले में मतलब माता पिता दोनों ही खुश हैं, पर एक माता का प्रेम होता है अपने बच्चे के प्रति, तो माता बोलती है ध्यान रखना अपना, थोड़ा ऐसा है, और पिताजी वही सपोर्ट करते हैं कि जा बेटा जंग जीत गया है ऐसा। आप बताएं, आपका भी सिलेक्शन हुआ है, थोड़ा आगे आइए आप। आपका भी सिलेक्शन हुआ है। अभी सर ने एक दिलचस्प कहानी सुनाई अपने ऑपरेशंस की। तो अगर कभी आपको, अब आप सेना में हैं, आपको भी मौका मिलेगा, तो जब इस तरह की घटनाएं आपके साथ होंगी तो आप अभी क्या चल रहा है? डर लग रहा है या फिर जोश आ रहा है कि मैं भी ऑपरेशंस का हिस्सा बनूंगा? जोश आ रहा है अभी। जी। जी। कहाँ से हो आप? चमोली। अच्छा, देखिए ये वो युवा हैं, कई ऐसे युवा हैं जो यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो आर्मी में जाने का सपना इनकी आंखों में है और इस सपने को साकार करने का काम कर्नल अजय कोठियाल करेंगे। और कई ऐसे युवा हैं जिनका सपना साकार हो गया है, ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद भारतीय सेना की वर्दी को ये पहनेंगे। सर सवाल अब एक ये है कि एक किस्सा है अरकन आर्मी वाला, जब आप किडनैप हो गए थे। आपने कई जगह ये किस्सा सुनाया है। सर आपकी किडनैपिंग हुई, आपके वहाँ के लोगों ने पकड़ा और इसमें एक इंजीनियर की भी डेथ हुई थी आपके साथ। इस ऑपरेशन से आप जब बाहर निकले, मतलब आप वहाँ से बच के निकले, तो इस पूरे जो घटनाक्रम था इसमें उस वक्त CDS जनरल विपिन रावत जो थे, उनकी क्या भूमिका रही? और एक रक्षा पत्रकार हैं मंजीत नेगी जी, उनकी क्या भूमिका रही उसमें? देखो क्या होता है कि आर्मी की जो तुम्हारी बेसिक ट्रेनिंग है ना, और फिर उसके बाद में आर्मी का जो तुम्हारा करियर है, उसमें एक चीज़ तो बड़ी अच्छी है कि तुम हर प्रकार की सिचुएशन, हर प्रकार से समाज के निर्माण में जो ज़रूरतें हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो 2018 में मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया, और जैसे ही मैंने रिटायरमेंट लिया तो उस टाइम पे मेरे को इनकरेज करा गया कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी खासियतें हैं, तो तुम एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, वो है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हमारा मिज़ोरम, जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मिज़ोरम से म्यांमार होते हुए एक सड़क की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, क्योंकि उस एरिया में, म्यांमार के एरिया में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। तो उसमें इंडिया कैसे वहाँ पे अपनी चीज़ों को पहले कर सके, तो इसको एक इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। और वो प्रोजेक्ट अनफॉर्चुनेटली आगे ना प्रोग्रेस ही नहीं हो पा रही थी 2008 से, क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ की जो रेबल फोर्सेज हैं, जिनको वहाँ की गवर्नमेंट टेररिस्ट बोलती है, सबसे बड़ी रेबल उसका नाम है अरक्कन आर्मी, वो काफ़ी ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली उस एरिया में अपनी एक्टिविटीज़ रखती थी। तो फिर मेरे को कहीं से बोला गया, तो मैं एक प्राइवेट कंपनी के तहत मैं गया इस प्रोजेक्ट में। मैं गया यांगून से फिर मैं आया उस एरिया में जहाँ पे कि ये प्रोजेक्ट ने बनना था। तो मैं गया था रेकी के पर्पज़ से कि क्या है सिचुएशन और क्यों ऐसा हो रहा है कि हम काम नहीं कर पा रहे। तो जब हम वहाँ पे एक्टिविटी कर रहे थे तो अरक्कन आर्मी को कहीं हमारे एक्टिविटी दिखी, और उन्होंने फिर एक दिन, जब मैं एक
स्पीड पावर बोट पे वहाँ की एक नदी, कलादान नदी, उसके ऊपर ट्रैवल कर रहा था। तो इनकी बोट्स आई, इन्होंने हमारे पे फायर करा, हमारे को रोका, उतारा, किडनैप मतलब हथकड़ी लगाई और अपने कैंप में कोई 2 दिन पैदल चला के ले गए। उसमें मैन हैंडलिंग भी होती है, थोड़ा बहुत आपको टॉर्चर भी करा जाता है। तो उसमें हमारे साथ एक इंजीनियर साहब थे, वो इन सिचुएशंस में एकदम से ही बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ना प्रेशर आ गया। फिर सारे वेपन्स थे, सुअर कट रहे थे वहाँ पे। ऐसा नहीं था कि वो हमें मारना चाहते थे, लेकिन इस सिचुएशन में वो इंजीनियर साहब को हार्ट अटैक आ गया और फिर वो इवैक्यूएट भी नहीं हो पाए। और खबर ये आ रही थी कि अगर पकड़ लिया अरकान आर्मी ने तो अब वो आपको छोड़ेगी तो नहीं, वो साइलेंटली आपको गायब कर देगी ताकि कोई ये जो सबूत होता है ना, सबूत ना रहे। उस टाइम पे उत्तराखंड सरकार का रेजिंग डे चल रहा था, या उत्तराखंड सरकार का एक रेजिंग डे या उससे संबंधित एक इवेंट था। ये है वही नवंबर दिसंबर की बात होगी। तो वो मनाया जा रहा था टिहरी में, जो टिहरी झील है उसके पास में। रैबार कार्यक्रम था, उसको बोलते हैं रैबार। वो कंडक्ट कराया जाता है हिलमेल के द्वारा। आप जो आज इंटरव्यू ले रहे हो हिलमेल के द्वारा। तो मंजीत नेगी एक बहुत इंटरप्राइजिंग जो पत्रकार है, उत्तराखंड की काफ़ी चीज़ों के बारे में ना लोगों को जोड़ता रहता है। मंजीत नेगी और उत्तराखंड गवर्नमेंट कर रही थी। तो उस टाइम पे वहाँ पे जनरल बिपिन रावत, जो उस टाइम पे आर्मी के चीफ थे, सॉरी सीडीएस बन चुके थे। फिर उसके बाद में अपने योगी आदित्यनाथ जी, त्रिवेंद्र रावत जी और बहुत सारे लोग थे जो आ रखे थे। और उस टाइम पे खबर आई कि अजय कोठियाल जी का किडनैप हो गया है। तो वहाँ पे मंजीत को पता चला, उसने एकदम से जनरल बिपिन रावत को बताया, उसने एकदम से फिर बाकी लोगों को बताया। तो बाकी लोगों ने, इन्होंने क्या करा, म्यांमार में जो इंडियन आर्मी बॉर्डर एरियाज़ में है उनके थ्रू, म्यांमार में जो हमारी एम्बेसी है उनके थ्रू प्रेशर डालना शुरू करा कि हमें नहीं पता कि क्या कारण है तुम्हारी अरकान आर्मी ने किडनैप करा है, हमें नहीं पता कि अरकान आर्मी के ऊपर म्यांमार का कितना जोर है। लेकिन इन्होंने लोकल एरिया के लोगों को, वहाँ की सब जो अलग अलग डिपार्टमेंट थे उनके ऊपर इतना प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि अगर इनको कुछ होगा ना तो तुम फिर यहाँ पे इंडिया की तरफ से सस्टेन करने की जो उम्मीद करते हो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो कहीं उसका भी मैसेज था, कहीं पे जब ये लोग दबाव में आए अरकान आर्मी, तो इन्होंने फिर हमको रिलीज़ भी करा 2 दिन के बाद में। और आपके फैन भी तो हैं सर वहाँ? तो वो तो फेसबुक में भी फ़ैन है। ये लड़का यहाँ पे अभी रिकॉर्ड कर रहा है, ये वहीं का है। तो वो मज़ा आता है जब सर किस तरह से फैन बने, थोड़ा वो किस्सा भी बताएं कि पहले तो आपको उन्होंने किडनैप कर दिया और फिर हम रिलीज हो गए। फिर ये था कि प्रोजेक्ट तो अब आगे नहीं चल सकता क्योंकि अब तो एक आदमी मर गया है, अब कौन करेगा, ना कोई तैयार था करने के लिए। तो तब जनरल अनिल चौहान जो अभी सीडीएस हैं, फिर रिटायर हो गए सर वो? हाँ मतलब परसों ही रिटायर हुए हैं। हाँ, लेकिन हम तो वैसे देख रहे हैं ना कि वो फौजी का रिटायर होता है, पर हाँ सीडीएस के पद से रिटायर हो गए। तब ये आर्मी कमांडर थे। तो फिर मैं जनरल अनिल चौहान से मिला उनके घर में कैलकाटा में। मिसेस चौहान ने अच्छा सा भोजन कराया हमको और फिर उसके बाद में बात हुई तो उन्होंने मेरे को बोला अब कैसे होगा ये प्रोजेक्ट। मैंने कहा सर इस प्रोजेक्ट को ना हमें आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि अब हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए अरकान आर्मी से भी और हमें प्रेशर भी अप्लाई करना है और शुरू भी करना है प्रोजेक्ट को। तब हमने मिज़ोरम से प्रोजेक्ट शुरू करने का प्लान करा। तो अरकान आर्मी ने मेरे को ये बोला कि तुम्हें यहाँ पे हमें कुछ रैंसम देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो वो कुछ आया कि पूरे प्रोजेक्ट की जो कीमत है उसका 1%। क्या कीमत रही होगी सर? उसकी रही होगी कोई 600-700 करोड़ रुपए का। मतलब बड़ा प्रोजेक्ट था। 175 किलोमीटर 175 किलोमीटर की सड़क थी और बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। लेकिन उन्होंने मेरे को ये बताया कि तुम ये पैसा हमको कैश में नहीं दोगे, तुम ये पैसा हमारे जो समाज है इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए खर्च करोगे और हमें बताओगे कैसे खर्च कर रहे हो। तो मैंने फिर क्या करा, उस एरिया में कोई 40-50 किलोमीटर का एरिया था मिज़ोरम से म्यांमार का जो बॉर्डर का एरिया था, वहाँ पे मशीन्स लेके गया मैं, एक्सकेवेटर्स मशीन, जेसीबी, पर मैंने सड़क बनाने का काम शुरू नहीं करा। सर एक सवाल है, ये समझौता आपका डायरेक्ट हो रहा था उनसे? डायरेक्ट ये आप कर रहे थे? मैं कर रहा था, पर्सनली मैं कर रहा था, भारत की तरफ से। पूरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अजीत डोभाल जी जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इंडियन आर्मी, रॉ, आईबी, सारी चीज़ें मैं देख रहा था उनके साथ में बात करके। और फिर मैंने कोई 1.5-2-2.5 महीने में
वहाँ पे बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, पहाड़ काट करके लेवलिंग करी, वहाँ पे मैंने फुटबॉल फील्ड बनाए, कोई 12-13 फुटबॉल फील्ड, कोई 30-35 किलोमीटर के एरिया में। फिर वहाँ पे ना भर के हम फुटबॉल लाए और गाँवों में फुटबॉल बांटनी शुरू करी। तो वहाँ पे तो ना उन्होंने कभी फुटबॉल देखी थी, मतलब खेलना खुलना तो दूर, क्योंकि जंगल और बिल्कुल वैसा। लेकिन कुछ लड़कों ने टीवी में कहीं जब बाहर गए थे कहीं, तो उन्होंने देखा हुआ था। फिर फुटबॉल शुरू हुई, फिर मैं फुटबॉल के कोचेज़ लाया इनको सिखाने के लिए, फिर मैं असम राइफल के प्लेयर्स लाया, फिर इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। तब तक सड़क नहीं बनी? सड़क तो शुरू ही नहीं हुई, अभी ये यही चल रहा है। अब वो लड़के ना मेरे साथ इकट्ठे होने शुरू हो गए, फिर मैंने वो टीमें बनाई, 12-13-15 टीम, फिर उन टीमों का कंपटीशन कराया, फिर उनके इनाम रखे। तो पहला प्राइज़ जो था वो उस कंपटीशन में अरकान आर्मी की टीम ने भी पार्टिसिपेट करा। पहला प्राइज़ सुअर था, मैंने सुना है। हाँ, 2.5 लाख रुपए का एक बड़ा 200 kg का सुअर था, उसका कुछ नाम था नेल्सन या कुछ नाम रखा हुआ था, तो वो इनाम था उसका। फर्स्ट आएगा तो उसको ये सुअर मिलेगा। आज भी हमारे नाम से वहाँ पे ना एक लीग मैच होता है। अच्छा। तो ऐसे करके अरकान आर्मी ने जो हमको सुझाव दिए, हमने वो लगाने के एक तरीके, और फिर वो लड़के हमारे साथ हो गए। एक मेरा गाड़ी का ड्राइवर बन गया, एक ने पोल्ट्री शुरू कर दी, हमारे कोई सप्लाई करनी शुरू करी। एक के लड़के को मैंने फिर पढ़ाने के लिए वहाँ ले गया, ये पटना के पास में, वहाँ बोध गया में मैंने एक बुद्धिस्ट स्कूल में उस लड़के को डाला, पूरा गवर्नमेंट के तरीके से। और उसकी वहाँ पे वो पूरी ये जो भानते, जैसे हमारे लामा होते हैं ना, वहाँ भानते बोलते हैं, भानते बनने की ट्रेनिंग, वो प्रोसेस चली। और फिर उसके बाद में कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जहाँ पे हमारा किडनैप हुआ था, वो कामयाब हो गया। आज भी फेसबुक में हमको लाइक करा जाता है। बिल्कुल सर, आपने किया भी ऐसे काम, मतलब पहले अपना वादा पूरा किया आपने कि वहाँ ग्राउंड इसे फौज में ना सिखा, और ये सारी चीजें फौजी तरीके से हो रही हैं। जी। इसे बोलते हैं WHAM, विनिंग हार्ट एंड माइंड ऑफ पीपल। इसको बोलते हैं ऑपरेशन सद्भावना। जी जी जी। कि घूंसा भी मारना है, लेकिन घूंसा मारने से पहले तुम्हारे हाथ में जो ग्लव होगा वो ऐसा होना चाहिए कि मुलायम होना चाहिए, किसी को घूंसा ना लगे, जी। लेकिन होना घूंसा चाहिए। तो विनिंग हार्ट एंड माइंड जो है, ये इंडियन आर्मी से बढ़िया कहीं नहीं आ सकता। और मैंने जहाँ वो सीखा, वो फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई करा। सर, एक सवाल ये भी है कि जब आप इन युवाओं से मिलते हैं और आपने इनको अपनी वीर गाथाएं भी सुनाई होंगी जब आपने ऑपरेशंस में भाग लिया, तो क्या कभी बच्चे आपको सवाल पूछते हैं कि सर अगर कभी ऐसा मौका आता है कि सामने दुश्मन हो, उस कंडीशन में अपनी नफ्स को किस तरह से कंट्रोल करेंगे? इस तरह के अगर आप इनको हिदायतें या नसीहतें या सलाह देते होंगे तो? ये तो इन लड़कों से ही पूछा जाएगा। अभी तो ये तो जो बैठ रखे हैं ना, ये नए वाले हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो लड़के यूथ फाउंडेशन से भर्ती हो रखे हैं, वो कहीं ना कहीं तो औरों से एक्सेप्शनली अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही फौज के इंस्ट्रक्टर्स ने करा रखी है पहले। तो जब वो ट्रेनिंग में जाते हैं तो वहाँ पे एक अलग तरीके से देखे जाते हैं, वहाँ पे इनका स्टैंडर्ड ऊपर होता है। तो जो टीम्स का सिलेक्शन होती है ना, अच्छे खिलाड़ी बनना, अच्छा सोल्जर बनना, बेस्ट स्टूडेंट बनना अपने कोर्स में, उसमें सारे यूथ फाउंडेशन के लड़के कहीं ना कहीं सेलेक्ट होकर के और भर्ती होते हैं। मेरी पलटन में हर पलटन की नफरी होती है कोई 840 की। मेरी पलटन में 840 में से 163 लड़के आज यूथ फाउंडेशन के नौकरी कर रहे हैं। तो ये तो एक चीज़ है। लेकिन इनकी जो गाथाएं हैं, एक लड़का मारा गया ऑपरेशन में, वो पैरा कमांडो यूनिट में था, नाम भी नहीं लूँगा और वैसे भी नहीं बोलूँगा। तो जब वो मारा गया तो मैं ऐसे जो लड़के मरे हैं, मैंने उनकी सब की माँओं से ना खुद फ़ोन पे बात करी है, ये बताने के लिए कि तुम्हारे लड़के को तो मैंने ज़रूर यूथ फाउंडेशन में ट्रेन करवाया है, तुम्हारे लड़के ने ज़रूर यूथ फाउंडेशन के जरिए इंडियन आर्मी ज्वाइन करी है, आज वो शहीद हो गया है, तो मेरा ही फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक बार ना तुमसे बात करूं। और उस टाइम पे बात करना बड़ा अजीब होता है जब किसी का बच्चा मर गया है। मतलब चाहे हमने तो भावना से एक चीज़ें करा रखी हैं, लेकिन फिर भी आपको बोलना तो है ना। तो जब मैंने उस लड़के के माँ से बात करी तो उसने मेरे को बोला कि मैं ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हूँ, लेकिन तू कभी घर आना। तो मैं 2-3-4 महीने के बाद हिम्मत बना के उसके घर में गया। जब मैं उस औरत के घर में गया हूँ तो वो औरत मेरा वेट कर रही थी, उस लड़के की माँ, और वो देख रही थी। जब मैं उसके घर में घुसा तो जैसे होता है ना, मेन गेट से तुम अंदर घुसे, अंदर घुसते ही सामने एक दीवार होती है, उसने उस जगह पे दीवार में जो गेट से कोई घुसे तो सीधा वो स्थान दिखेगा, वहाँ पे अपने लड़के की जो शहीद हो गया था उसकी बड़ी सी फोटो लगा रखी थी। और उसकी फोटो को कोई भूले ना, पहचाने, उसने उसके ऊपर ना एक माला लगा रखी थी। अब मैं अंदर घुसता हूँ और मेरी नज़र वहाँ जाती है। अब मैं फ़ोटो भी देख रहा हूँ
और उसकी माँ भी खड़ी है अंदर ही, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही उसकी माँ की तरफ देखने की। पर अचानक मैं जब उसकी माँ की तरफ देखता हूँ तो वो डायरेक्ट मेरी आंखों में देख रही थी कि क्या रिएक्शन है इस कर्नल का। और फिर जब मैं ना अब देख लिया मैंने, तो मैं अब ये भी नहीं हो सकता हूँ कि यार मैं इधर उधर कुछ करूँ। तो मैं कुछ सोच ही रहा था, तब वो औरत मेरे पास में आई। उसने मेरे को ऐसे बोला कि सर, 2 कागज़ के टुकड़े उसने मेरे को पकड़ाए और मेरे को बोला, जब ये शहीद हुआ था तो इसको पैसे मिले, उसमें से ये 4,000 रुपये, वो 2,000 के 2 नोट थे, इनको तू रख। और इन पैसों से वो एक लड़के को पकड़ के लाई, वो इस शहीद का छोटा भाई था। कहती है इसे अपने कैंप में ले जा और ये 4,000 रुपये खर्च करके इसे भी भारतीय सेना में भेज, ताकि ये अपने भाई की जिम्मेवारी, बदला नहीं, अपने भाई की जिम्मेवारी को पूरा करेगा देश के प्रति। ऐसी भावना वाले हैं यार, ऐसे ये लड़के हैं। अभी देखिए सब ना आंख में आंख मिला करके देख रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं है इनके अंदर। इनके अंदर है कि सर क्या बात कर रहे हैं, ये उस भावना से जा रहे हैं, उस भावना से ये नौकरी करेंगे। आज वहाँ जाने के बाद में ट्रेनिंग, रगड़ा, सूप सब खाने के बाद, और उसके बाद में वापस आएंगे। वहाँ पे मेरे को लगता है कि मेरा रोल और ज़्यादा होना चाहिए कि जब लड़के वापस नौकरी करके आ रहे हैं तो समाज भी इनको वही रिस्पेक्ट दे जो ये जा करके ना, समाज मतलब ये नहीं कि देश के लिए करने जा रहे हैं, ये जा रहे हैं अपनी भावना से, लेकिन जब वापस आए तो समाज इनको कैसे रिस्पेक्ट दे, इनकी रिकॉग्निशन कैसे हो, उस चीज़ की एक अच्छी तरीके से तरतीब बनाने के लिए आजकल मैं प्रयास कर रहा हूँ। और हमारे जो अभी जो चीफ मिनिस्टर है ना, पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने मेरे को साइलेंटली लगा इस चीज़ में रखा है कि कर्नल साहब आपके पास इतना एक्सपीरियंस है और इस चीज़ को आप करो। तो आजकल मैं धामी जी के बोलने पे और कई रिटायर्ड लोगों के साथ में जुड़ करके वो तरतीब बना रहा हूँ। अग्निवीर वापस आएंगे तो अग्निवीर को पूरी रिस्पेक्ट कैसे मिले, अग्निवीर के एक्सपीरियंस को कैसे समाज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कैसे बनाया जाए, तो वो है। बाकी नहीं तो ये 17 साल के बच्चे यार, जब शक्ल देखना, मतलब होंगे अभी इनमें से टाटा बाय बाय, वो तो होना है। हम होते तो हम भी हो सकते थे, फौज को तो वो जिम्मेवारी नहीं इग्नोर कर सकते, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं और समाज को इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। सर, रंगरूट का अभी आपने एक बात बताई, रंगरूट, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रंगरूट में कितनी दिक्कतें आती हैं, आपके समय में कैसा होता था और आज के समय में कैसा होता है? यार अगर दिक्कतें नहीं आती हैं तो फिर तो वो आदमी जाते ही युद्ध में मारा जाएगा। अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं 100 लड़के और तुम उनके कमरे में घुसो और वहाँ परफ्यूम की खुशबू आ रही है, तो इसका मतलब ट्रेनिंग हो ही नहीं रही है। वहाँ तो पसीने की बदबू आनी चाहिए, वहाँ तो जुराब कितनी मर्जी साफ हो, जुराब से वो जुराब की गंदी स्मेल होती है ना, वो स्मेल आनी चाहिए। ये नाक से सूसू कर रहा है ना, वो सूसू होना चाहिए, क्योंकि उसको तो बारिश हो रही है तो सीधा बाहर निकालना और काम कराना है उससे, तभी तो वो इस देश के लिए अपनी ड्यूटी को सही निभा पाएगा। कहते हैं कि अगर तुम जितना ट्रेनिंग के टाइम पे पसीना बहाओगे, जितना तुम्हारा रगड़ा लगेगा, उतना युद्ध के टाइम पे तुम्हारा खून बचेगा। तो उस प्रक्रिया को लेकर के तो रिक्रूटमेंट तो होता ही ऐसा है कि खड़े खड़े सोते हुए कभी किसी को देखा है? कहते हैं खच्चर जो है ना, वो ही एक है जो कि खड़े खड़े सोता है। एक खच्चर और दूसरा फौजी खड़े खड़े सोता है। वो पूरी लाइन में ना चल रहा है और अचानक ढप से टकराता है, जब बोलता है सामने तो पेड़ आ गया। उसे खड़े खड़े सोने की आदत वाले लेवल पे लेकर के आ जाती है ट्रेनिंग। उसकी पढ़ाई की जो क्लास है ना, पढ़ाई की क्लास इतनी खतरनाक होती है कि ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, उस ब्लैक बोर्ड में एक होता है ना चौक का डब्बा, चौक के डब्बे में तो होती होंगी 30, 35, 40 चौक। यार एक 40 मिनट की क्लास में ना उसकी पूरी चौक खत्म हो जाती है। टीचर जो होता है वो खत्म कर देता है पढ़ा के, लेकिन वो पढ़ाई लिख करके नहीं होती, वो चौक ना तोड़ तोड़ के मार रहा होता है उनको, क्योंकि सारे सो रहे होते हैं। वो ऐसी ट्रेनिंग है, उसमें तो कुछ भी खतरनाक नहीं है, जितना ज्यादा होगा उतना ही बढ़िया वो एक वो मुहावरा भी है सर, जितना रगड़ा उतना तगड़ा करके। हाँ वो भी है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। बिल्कुल। सर, आपने बताया 15,500 बच्चे अभी तक यूथ फाउंडेशन से निकलकर भारतीय सेना में शामिल हुए हैं, क्या वो अभी भी जुड़े हुए हैं यूथ फाउंडेशन से? 15,500 तो भर्ती हो रखे हैं, ऐसे लड़के हैं जो भर्ती नहीं हो पाए। मैं उनका भी सवाल पूछूंगा कि जो नहीं हो पाता, आप उनको किस तरह से मोटिवेट करते हो? तो मैं पहले जुड़ने वाली बात कर रहा हूँ, दोनों को जोड़ करके। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले मैं गया इधर दिल्ली जी, तो मैं दिल्ली में कैनॉट प्लेस में पहुंचा। टाइम भी मेरे पास कम था, तो कैनॉट प्लेस से मेरे को नाइकी की दुकान से ये लेने थे। ये जो है ना, ये मैं अभी नाइकी से लेके आया, ये वाला, ऐसे 2 और हरे हरे लेके आ रखा हूँ। और फिर उसके बाद में मैं खाने के लिए गया एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, क्या नाम था उस रेस्टोरेंट का? आंध्रा कैंटीन। तो 2 जगह गया मैं, उन्हीं का किस्सा बता रहा हूँ, खाली 2 जगह गया मैं।
पहले मैं गया उस नाइकी के, उसमें सबसे बड़ा शोरूम है नाइकी का कैनॉट प्लेस में, उसमें कोई 35-36 लड़के जो काम कर रहे थे। उन्होंने देखा ये तो, अरे ये तो वो सर हैं जिनका पॉडकास्ट देखा है। एक लड़का अचानक पता चला, ओए तेरे उत्तराखंड के आ रखे हैं। आया वो लड़का भाग करके, छोड़ करके बाकी काम, अपने मैनेजर को बोलता है सर मेरे को ना एक दिन की छुट्टी मार देना, लेकिन मैंने सर को कंडक्ट करना है। उसने मेरे को कंडक्ट करा, मेरे को 3 की जगह उसने 5 ये खरीदवाए, पेमेंट मैंने करी, लेकिन जो कंसेशन है उसमें, वो उसका जो अधिकार था उसमें से उसने मेरे को कंसेशन दिया है। ऐसे लड़के मेरे साथ जुड़ते हैं। उसके बाद में मैं गया हूँ खुश होकर के फिर खाने के लिए इसमें आंध्रा कैंटीन में। यार आंध्रा कैंटीन में आया मैनेजर, तो मैनेजर आकर के था तो वो इधर केरला साइड का, लेकिन उसने ज़मीन में बैठ करके मेरे साथ फ़ोटो पाँव छूते हुए खिंचवाने के लिए जोर देना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि वो 7-8 लड़के अंदर जो गढ़वाली काम कर रहे थे, उत्तराखंडी काम कर रहे थे, उनमें से 2-3 यूथ फाउंडेशन के थे जो भर्ती नहीं हुए थे। और उन्होंने हमसे बिल लिया खाने का, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने अलग डिश बना करके, मैं ही नहीं, मेरे साथ 4-5 लोग, वो हाथ दिला रहा है वो, इसने तो दुगना खाया। हाँ, 5 लोग थे, 5 को उन्होंने अपनी तरफ से दिया। तो ये वाली भावना के साथ में जुड़े रहते हैं। कहीं गांव में चले जाओ, अगली बार आपका गांव भी तो कहीं वहाँ है, वो क्या राट क्षेत्र में, नहीं मैं तो पार्टीशन अमोठा पार्टीशन, सतपुली के पास। अगली बार टी-शर्ट पहन के जाना यूथ फाउंडेशन की। बिल्कुल सर, मेरे गांव के कई युवा हैं जो सर आपके कैंप में हैं और अभी कोई ना कोई तुम्हें ना लिंगड़े की सब्जी ला के पकड़ा देगा, अगर बहुत ज्यादा वो करेगा तो बकरे की फट्टी भी देगा तुमको कोई ना कोई ला करके। वैसे वाली भावना सब जुड़ी रहती है साथ में। सर खुशी भी होती होगी जब आप कहीं किसी के घर में जाते हो, जैसे बहुत आपने अच्छा बताया लगता है यार, मजा आता है जी। और सर एक किस्सा और है, पंचूर गांव योगी आदित्यनाथ जी का गांव है, वहाँ की किसी लड़की ने किसी बात पे ये कह दिया था, होगा कर्नल अपने घर का, तो क्या किस्सा है? हाँ वो तो खैर कई बार हमारी क्लास ली जाती है, हम भी हीरो बनने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं हम ही ने करें ये आतंकवादी ऑपरेशन, हमसे बढ़िया बॉन्ड कौन है। तो महिलाओं को हमने बोला था, वहाँ पे महिलाएं बैठी थी, कि तुम जंगल में जाते हो, ये लकड़ी का डंडा क्या बोलते हैं उसे, सुलेठा, तो सुलेठा में हमारे पास तो वो होता है, पीछे हम पिट्ठू पहनते हैं, उसमें 60 किलो 70 किलो होता है, तुम क्या इसमें घास पेड़ में चढ़ना कौन सी बड़ी बात है, कभी बाघ बूघ देखा है जंगल में, वो किस्सा है वो। तो उसमें उन्होंने मेरे को सुनाया था कि कैसे देखा बाघ, तो मेरे को मेरी भाषा में उस महिला ने बड़े अच्छे तरीके से, बोलते हैं ना थप्पड़, वो थप्पड़ मारा था मेरे को कि हमारे गांव में ये जानवर होते हैं, गाय, आजकल भैंसें भी शुरू हो गई हैं, बकरी, कुत्ता, मुर्गी, बिल्ली, इनका समन्वय होता है आपस में, ये एक दूसरे को नहीं मारते, एक दूसरे को तंग नहीं करते। तो मैंने कभी नहीं देखा कि कुत्ता हमारे गांव में कभी मुर्गी या बकरी या बिल्ली को काटते हुए, प्यार से रहते, मतलब प्यार से रहते हैं। कहते जब मैं छोटी थी तो मैं जंगल में जा रखी थी अपनी माँ के साथ, तो उस टाइम पे गाय थी, आधा लीटर दूध देती थी वो गाय, लेकिन फिर भी हम लेके तो जाते ही हैं उसको। और साथ में जब हम चरा रहे थे तो मेरे हाथ में एक छोटी सी डंडी थी, तब अचानक कहीं झाड़ी के पीछे से कूद करके कुत्ता आया और उसने मेरी गाय को काटने की कोशिश करी। तो मैंने उठाई डंडी और मार मार के उसको भगा दिया। तब मेरी माँ ने, जब मैं घर पहुंची तब मेरी माँ ने बोला कि वो कुत्ता नहीं था, वो लाल रंग का जो था वो बाघ था। अच्छा। तो कहती है कि हम तो ऐसे देखते हैं बाघ को, तू जो ये हीरो बन रहा है ना, ये हमारे सामने मत दिखा हीरोगिरी। तो मैंने ये प्रणाम करा और मैं कट लिया, उसके बाद एक सेल्फी खिंचवा करके। वो किस्सा था वो जी, काफ़ी दिलचस्प है ये भी। और सर आपने बहुत सारे ऑपरेशंस में भाग लिया है, तो आप इनको क्या सलाह देते हैं कि अगर कभी इस तरह के ऑपरेशंस हुए, सामने आतंकवादी आ गए या मिलिटेंट आ गए, तो किस तरह से आपको उस सिचुएशन को कंट्रोल करना है? क्योंकि आपने भी कई ऑपरेशंस लीड किए हैं, आपको कीर्ति चक्र भी मिला है। नहीं, देखो क्या है कि इंडियन आर्मी की तो ट्रेनिंग जो है, उस ट्रेनिंग को मजे करके एंजॉय करो। उस ट्रेनिंग में जो रगड़ा लग रहा है, उस रगड़े को एब्जॉर्व करो, साथी बनाओ अच्छे। अपने जो टीम स्पिरिट बनाने की जो भावना है, वो अपने आप तुम्हारे अंदर ऐसा तुम्हारा कैरेक्टर बिल्डिंग कर देगी कि जब ऑपरेशंस की नौबत आएगी तो तुम सबसे अच्छा परफॉर्म करोगे। हर ऑपरेशन में कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है उस सिचुएशन को देख करके, वो सिचुएशन अपने आप तुम्हारे दिमाग में आएगी। क्योंकि ये तो सेना की ट्रेनिंग ही इतनी बढ़िया है, जिसमें मतलब नॉर्मल इंसान तो बोलता है कि डिसिप्लिन, देशभक्ति, ये तो बड़ी कॉमन सी बातें हैं, लेकिन उसके अलावा एक दूसरे के साथ में मिल करके
बगैर अपने को अपने साथी से ऊपर दिखा करके, अपने साथी की मदद करके जो तुम डिसीजन लेने के स्टेज में आते हो ना, वो डिसीजन सबसे बढ़िया होते हैं। और फौज में तो ये डिसीजन इतने बढ़िया तरीके से सिखाए जाते हैं कि जब ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग में एक की गलती होगी, इसकी गलती होगी, लेकिन उस्ताद जो होगा ना वो सबको सजा देगा, सबको। और बीच में बोलेगा कि अच्छा तो तुम में से गलती किसने करी थी वो जरा एक बार बोल दे, तो बाकियों को छोड़ दूंगा मैं। अब अगर मैंने बोल दिया कि तूने गलती करी थी तो छोड़ तो देगा उस्ताद, लेकिन उसके बाद मेरे को तो रगड़ देगा कि मैंने कैसे नाम लिया तेरा, तूने इतनी सी बात पे तू टीम वो नहीं कर पाया। और दूसरा ये होगा कि उसके बाद में उस्ताद ने तो छोड़ दिया अगर मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन तेरी हम सब मिलकर धुनाई करेंगे कि तेरी वजह से हमने रगड़ा खाया। पर अगर तूने गलती करी है और तू बोल देगा कि मैंने गलती करी है, तो उस्ताद उसको सबसे बढ़िया रिस्पेक्ट भी देगा। तो मतलब जब मुश्किलातों में तुम एक साथ एक दूसरे के साथी बनते हो, टीम स्पिरिट, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि जब शादी होती है ना, तेरी बहन की शादी है, मैं अपनी बहन की शादी में शायद ना जा पाऊँ ड्यूटी की वजह से, लेकिन तेरी बहन की शादी होगी, मैं सब चिट्ठियाँ लिख करके इमरजेंसी करके जरूर अटेंड करने जाऊँगा। वो वाली भावना जब इकट्ठी हो जाती है, फिर तुम्हारे ऑपरेशंस, तुम्हारे सब जिंदगी की चीज़ें ना बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। सर, ये जैसे आपने बताया बहन की शादी वाला किस्सा, एक मतलब एक उदाहरण दिया आपने। मैंने ये सुना है कि आर्मी में आपको वैसी छुट्टियां तो नहीं मिलती, लेकिन अगर आपकी बहन की शादी है तो फिर तो छुट्टी आपको पक्का मिलेगी। ये क्या सच बात है? मतलब छुट्टी मिलती है। आर्मी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे छुट्टी को भी प्लान, लीव प्लान बोलते हैं। लीव प्लान में बड़े बड़े कैलेंडर बनते हैं, उसमें पूरे 12 महीने लिखे जाते हैं। 12 महीने में मैंने बोला मेरे को जनवरी फरवरी में जाना है, तो वो बोलेंगे ओके जनवरी फरवरी में मेरा नाम लिख दिया जाएगा, लेकिन सेकंड ऑप्शन भी लिखा जाएगा। किसी कारण से जनवरी फरवरी में नहीं मिला तो मैं बोल रहा हूँ मेरे को अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। फिर सब के प्लान्स को देख करके फाइनली प्लान वर्कआउट करा जाता है। फिर बताया जाता है कि तुम्हें इस टाइम पे तुम्हारे प्लान के हिसाब से ऐसे छुट्टी मिलेगी। लेकिन फिर भी अब ये कुछ ऐसी जिम्मेवारियाँ होती हैं, कहीं आपदा आ गई, कहीं कोई ज़रूरत पड़ गई, तो फिर छुट्टियों को रोक दिया जाता है। उस टाइम पे फिर तुम्हारे अंदर इतना एक भावना भर दी जाती है अपनी पलटन के लिए, अपनी रेजिमेंट के लिए, अपने देश के लिए, जिसे बोलते हैं रेजिमेंटेशन, जिसे बोलते हैं नाम नमक निशान, कि तुम ना सेक्रीफाइस कर जाते हो कि ठीक है मेरी शादी, मेरी बहन की शादी, घर में कोई तबीयत ख़राब, बच्चे का स्कूल का क्या हो रहा है, तुम वो सब चीज़ें फिर छोड़ देते हो, उसको सेकेंडरी करके प्राइमरी टास्क पे जो कि अपना जिम्मेवारी है उसकी तरफ तुम फोकस करते हो। सर, आप भी गढ़वाल राइफल से जुड़े हैं, वहीं से आपने कमीशन लिया, और जो हमारे नए सीडीएस हैं NS राजा सुब्रमण्यम, वो भी गढ़वाल राइफल्स हैं। तो किस तरह की फीलिंग रहती है जब अपनी रेजिमेंट का, गढ़वाल रेजिमेंट का सैनिक देश के सर्वोच्च पद पर बैठता है? देखो कितनी स्ट्रॉन्ग बात है ना कि पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, गोरखा रेजिमेंट, लेकिन उत्तराखंड गढ़वाल से। सेकंड सीडीएस जनरल अनिल चौहान, गोरखा रेजिमेंट, लेकिन उत्तराखंड गढ़वाल से। तीसरे सीडीएस जनरल राजा सुब्रमण्यम हैं तो साउथ से, लेकिन वो ज़्यादा गढ़वाली, क्योंकि वो 8 गढ़वाल राइफल, 16 गढ़वाल राइफल, उनकी पूरी अपब्रिंगिंग उसमें है, और प्योर गढ़वाली। तो गढ़वाल का या तो ज़मीन में या फिर गढ़वालियों के बीच में रहने का ही इतना बढ़िया एक सिस्टम बन रखा है आजकल कि इंडियन आर्मी, जहाँ पे जैसे पेपर लीक हो रहे हैं ना आजकल, इंडियन आर्मी जहाँ पे आज तक पेपर लीक नहीं हुआ, जहाँ पे हर चीज़ बहुत तरीके से होती है, उसमें गढ़वाल राइफल के जो जनरल्स होते हैं, मेरे ख्याल से 8 तो कोर कमांड, एक सीडीएस हो गए, एक आर्मी कमांडर हो गए, 7 कोर कमांडर हो गए, और ऐसे 24-25 मेजर जनरल हैं, और एक गवर्नर हैं जनरल सैयद अता हसनैन, इसके बिहार के, जो मेरे पहले कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं। तो ये सब उन लोगों की वजह से है, उन गढ़वालियों की वजह से, जिनके बीच में ना आज हम बैठे हुए हैं। ये खासियत है इस ज़मीन की, इस गढ़वालियों की, इनकी ताकत की, कि शांत रह कर के और पूरा का पूरा जिम्मा अपने सब कुछ एक अच्छे तरीके से अपने लीडर को देते हैं। और लीडर की भी वही खासियत है कि वो पूरा का पूरा अपने जूनियर को उतनी ही रिस्पेक्ट देता है। सर, युवाओं के लिए तो आपने कैंप लगाए ही हैं, लेकिन जो हमारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए भी आप कैंप लगाते हैं, उनको भी आप एक तरह से प्रमोट करते हैं, उनको किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है सर?
क्या हुआ है कि पहले ना अचानक आया था कि लड़कियों को भी इंडियन आर्मी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनटेक उनका करा जाएगा। तो हमने लगाए 2 कैंप, उनमें थे 250-250 लड़कियां। एक यहीं देहरादून में बालावाला में मेरा एक अच्छा दोस्त है SP सिंह, उसकी है सरदार भगवान सिंह मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे लगा, और एक श्रीनगर में लगाया था हमने। लेकिन वो उतना रिक्रूटमेंट ना आया नहीं। पर जिन लड़कियों को उस टाइम पे हमने ट्रेन कराया, उनमें से बहुत सारी लड़कियां उत्तराखंड पुलिस में, बहुत सारी लड़कियां आज अपनी जिम्मेवारियां बड़े अच्छे तरीके से निभा रही हैं। मेरे को मिलती रहती हैं बीच में, किसी के एक अभी मिली थी, उसके 2 बच्चे थे, उसने आगे जय हिंद सर, बिल्कुल मैं फलाने कैंप की, उससे हाथ मिलाया मैंने तो उसका हाथ अभी भी उतना ही तगड़ा, दुगना मोटा, वही भालू मारने वाली जो होती हैं उत्तराखंड की मैरी कॉम। तो ऐसी बड़ी अच्छी केदारनाथ रिकंस्ट्रक्शन में मैंने लड़कियों को यूज़ कराया, इन्हीं लड़कियों को। उन्होंने नए मॉडल बनाए, उन्होंने माइनस टेम्परेचर में जब पानी जम जाता है, जब इतनी तेज़ आंधियाँ आती हैं कि छत छुत तो पता ही नहीं चलती हैं। शुरू में जब पुनर्निर्माण था तब ये बार बार होता था ऐसा। उसमें उन्होंने JCB चलाई है, उन्होंने सीमेंट मिक्स करके रात को और कंस्ट्रक्शन का काम करा है, उन्होंने गुनिया लगानी सीखी है। तो होता है ना, विमेन मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी में अपने को प्रूव करने की जो दिखाने की वो है, तो गढ़वाली लड़कियों में बहुत तगड़ी क्षमता है। तो ऐसे वाले हमने कोशिश करी। सर, माउंट एवरेस्ट आप 2 बार चढ़ चुके हैं, आपने बताया। कोई दिलचस्प किस्सा है ऊपर चढ़ते वक्त जो आपको याद आ रहा हो? मेरे को याद है एक बार वहाँ से हम लोड फेरी करके नीचे आ रहे थे और मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मेरे नाक से ना खून निकल रहा था। और नाक से खून निकलने का मतलब होता है कि अब तो तुम जाओगे उसको हट करके। तो तब सब ने, जो टीम के जो मेरे साथ छोटे छोटे यंग वो थे, उन्होंने मेरे को यहाँ से बांधा रोप में ऐसे करके। 2 ने मेरे को आगे से पकड़ा, 2 ने मेरे को पीछे से पकड़ा और धीरे धीरे करके लेके गए। और फिर उसके बाद में मेरे को मोटिवेट करा कि नाक से तो खून ही तो निकला है, हम भी तो साथ में हैं सारे के सारे। तो हमारा ना उस तरीके का हौसला बढ़ा। उस टाइम पे मैं लीड कर रहा था पहली बार इंडियन आर्मी की टीम, लेडी ऑफिसर्स की, महिलाओं की लेकर के मैं लीडर था उस एक्सपीडिशन का। तो मैंने फिर लड़कियों को और ज़्यादा मोटिवेट करा कि तुम जो तुम्हारे अंदर ताकत है बस उसी को कंटिन्यू करो। कितने लोग थे सर, कितने बैच था? सिलेक्शन तो शुरू हुआ था कोई 110 लड़कियों से, लेडी ऑफिसर से, लेकिन उसके बाद में होते होते फाइनली 7 लेडी ऑफिसर्स को लेकर के वो टीम गई थी। और फिर उन लड़कियों ने एक अलग यूनिक एग्जाम्पल मतलब क्रिएट करा है कि रास्ते में डेथ हुई, डेथ होने के बाद में वहाँ पे जो बर्फ़ में खाइयाँ होती हैं ना, क्रेवास बोलते हैं, उस क्रेवास में जब एक शेरपा गिर गया, वो जब निकाला गया तो उसकी बॉडी बड़ी अजीब सी थी, मतलब टूट फूट जो हो गई थी। उसे देख के वैसे ही हौसला आदमी का ना टूट जाता है। लेकिन उन लड़कियों ने अपना हौसला ना टूटे तो शेरपा के पास में गए, उसका पाँव छुआ और सबने फिर सलूट मारा शेरपा को कि ये जो शेरपा है ये हमारी मदद के लिए यहाँ पे आ रखा था, ये हमारे को सपोर्ट तो कर रहा था, जो इसको पैसे मिलने थे उससे अपने बीवी बच्चे घर चलाने के लिए तैयारी कर रहा था। इसको रिस्पेक्ट देने के लिए हम सब के सब एवरेस्ट चढ़ेंगे। और उस शेरपा को प्रणाम करा और सांस फूलती रही उनकी भी नाक से खून निकला, रोती रही, लेकिन वो चढ़ते 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 सारी साथ की साथ बगैर किसी सपोर्ट के, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि पहली बार गर्ल्स का एक्सपीडिशन गया था लेडीज़ का, और उसमें सारी की सारी चढ़ी। और बीच में उन्होंने मीट, नॉन वेज 3 थी जो मीट नहीं खाती थी, तो मैंने उनको इंसिस्ट करा कि तुम नॉन वेज खाना शुरू करो क्योंकि उससे ना एनर्जी बढ़ती है। तो धार्मिक चीज़ें, कई चीज़ें कौन खाता है मीट। लेकिन फिर मैंने उनके मदर से बात करी, उनके पेरेंट्स से बात करी और उन्होंने मीट खाना शुरू कर दिया, इस नाम से कि तिरंगा अगर हम लेके जा रहे हैं तो रास्ते में नहीं रुक सकते। मीट खाया, तिरंगा ऊपर पहुंचाया, वापस आई, उत्तरकाशी गई, गंगा मैया में डुबकी मारी, और आज वो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं। मतलब जो पहली बार इंडियन आर्मी में लेडी ऑफिसर्स कमांडिंग ऑफिसर बन रही है, आज वो कमांडिंग ऑफिसर। सर, विधानसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक हैं, तो एक सवाल विधानसभा चुनाव से भी जुड़ा पूछ लेते हैं। पिछली बार 2022 में आपने तैयारी की थी, आप चुनाव भी लड़े थे गंगोत्री सीट से, लेकिन रिजल्ट मन मुताबिक नहीं था। उसके बाद आपने भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर ली। इस बार कोई आपकी तैयारी है? देखो क्या है कि मैं कहीं ना कहीं इतने जो मेरे एक्सपीरियंस हो गए हैं उनको मैं कहीं ना कहीं लगाता हूँ समाज में अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, समाज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मैं सारा अपने जिम्मे से, अपनी मेहनत से, अपने पास जो क्षमताएं उनसे करने का प्रयास करता हूँ।
पर मेरे को ये पता है कि मेरे पास अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगी ना, तो जो मैं काम कर रहा हूँ, जैसे ये कैंप हैं यूथ फाउंडेशन के, आज मैं 4 से 8 कैंप लगा रहा हूँ। मैं तो इनके 20 कैंप लगाऊंगा यार, और मैं खाली आर्मी के थोड़ी लगाऊंगा, मैं तो स्पोर्ट्स के लगाऊंगा, मैं टूरिज़्म के लगाऊंगा। ये तो मेरी मास्टरी है इन चीज़ों में। लेकिन मैं कहीं अगर आज गवर्नमेंट को या किसी को बोलता हूँ कि ये कैंप ऐसे लगाओ, तो वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं यार तू तो फौजी है, तेरे को ज़्यादा ही अगर शौक है ना ये चीज़ें करने का, तू जा कश्मीर वहाँ जाके कर, यहाँ हमारे उसमें मत पड़। वो मेरे को दिखता है कि मेरी बात कैसे सुनी जाएगी, उसके लिए कहीं ना कहीं मेरे को उस जगह पे जाना है जिसे बोलते हैं राजनीति। तैयारी है मतलब आपकी? तो इस बार 2027 में मैं तैयारी कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से प्रपोज कर रहा हूँ अपना। अगर पार्टी को लगेगा कि मेरे को कंसिडर करना चाहिए, तो पक्का है कि अपनी जिम्मेवारी के हिसाब से बहुत अच्छा करने का प्रयास करूंगा और रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। कौन से सीट से तैयारी कर रहे हैं सर आप? उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, लेकिन मैं क्योंकि एक फौजी नाम भी मेरे साथ जुड़ता है, तो फौजी डोमिनेशन जो है वो है डोईवाला में। तो मैं अपना प्रपोज जो करूँगा वो डोईवाला से करूँगा। बाकी उसके बाद पार्टी का डिपेंड करेगा कि मेरे को कंसिडर करती है या जिसको भी करती है, और बाकी उसके बाद आगे देखेंगे कैसे लेके चलेंगे। आपको क्या लगता है सर 2027 में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी? क्योंकि 10 साल होने को है सरकार को, एक एंटी इनकम्बेंसी भी फैक्टर रहता ही है। होता है एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन दूसरा ये है कि जो एक होता है ना ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, कोई भी चीज़ को करने के लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन भी सही होनी चाहिए। तो बीजेपी की तो इतनी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है कि सीनियर मोस्ट आदमी, उसके बाद में धीरे धीरे करके नीचे तक देखो, गांव से और नीचे पन्ना देखो, पन्ने प्रमुख से लेके ऊपर तक, ऐसा इतना बढ़िया सिस्टम बन रखा है कि नीचे सबसे जो बैठा है उसकी प्रॉब्लम की बात भी टॉप मोस्ट आदमी को पूरी की पूरी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है। ऊपर जो आदमी सोच रहा है कि कैसे करना चाहिए, वो नीचे तक पहुंचाई जाती है। थोड़ा ये है कि अब इतना बड़ा देश है, उसमें कई अलग अलग चीज़ों को जोड़ने के लिए जो प्रयास चलते हैं वो करती रहती है पार्टी। अभी तो वेस्ट बंगाल को देखो ना, इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है कि वेस्ट बंगाल जैसा, जहाँ पे कि विदेश इनटेक कितना हो गया था, कितना वहाँ पे गलत सिस्टम फॉलो हो गए थे, उसके बाद लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भरोसा दिलाया, उस पर लेकर के आगे एक उदाहरण बनाया। लेकिन 2022 में तो आम आदमी पार्टी में थे आप, तो वो क्या आपका गलत फैसला उसको मानते हो या फिर किस तरह से देखते हैं आप? क्या बात 2018 में जब मैंने ये आर्मी छोड़ी ना, समाज में तो घूमता था, मेरे को ये समझ में आता था कि उत्तराखंड में तरक्की के लिए 3-4 जो फैक्टर्स होते हैं, उनमें से एक है रोजगार, एक है शिक्षा, एक है स्वास्थ्य, और ये पलायन, मतलब इन्हीं से कनेक्टेड जो पलायन हो जाता है। तो मैं, क्योंकि इन चीज़ों पे मैंने सक्सेसफुल मॉडल बनाए हैं छोटे छोटे लेवल पे, लेकिन अच्छे सक्सेसफुल मॉडल बनाए हैं, तो उसी में मैं जब बर्मा में था तो मेरे को आम आदमी पार्टी ने अप्रोच करा, राघव चड्ढा जो अभी बीजेपी में आ गए, इन्होंने मेरे को अप्रोच करा और मेरे को दिल्ली में स्कूल दिखाए, मेरे को दिल्ली में हॉस्पिटल दिखाए, और मैं भी एक समझदार आदमी हूँ, तो मैंने समझदार आदमी की तरह स्कूल की फंक्शनिंग, स्टूडेंट्स के तरीके कैसे उनकी अपब्रिंगिंग हो रही है, उनके रिजल्ट आगे कैसे वो सक्सेसफुल माने जा रहे हैं, हॉस्पिटल की फंक्शनिंग, वहाँ पे जो ट्रीटमेंट हो रहा है, वो सब मैंने जब देखा तो मेरे को ये लगा कि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है उसको उत्तराखंड में लेकर के आना चाहिए। लेकिन जब मैं अब पॉलिटिशियन में नहीं हूँ ना, मेरे से ये वाली बातें होती हैं जो एक राजनीति में ना कॉमन होती हैं कि कुछ बोलो करो कुछ, और कहीं इंटीग्रिटी अपनी जो होती है उसमें कोई बहुत ज़्यादा झूठे वादे, एक तरह से झूठे भी नहीं बोलूँगा, लेकिन कोई कमिटमेंट कुछ नहीं होता है, सब ऐसे ही होते हैं। तो उसमें मैंने देखा कि ये आम आदमी पार्टी तो मेरे को यहाँ पे चीफ मिनिस्टर चेहरा बनाना चाहती थी, लेकिन एक ही मकसद के लिए कि यहाँ पे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को 4% वोट मिल जाए बस। अगर 4% वोट मिल जाते तो वो नेशनल पार्टी बन जाती। वो दिल्ली में थी, 4% दूसरे कई उसमें मिल जाए तो वो नेशनल पार्टी डिक्लेयर हो जाएगी। और यहाँ पे 2-3 महीने के बाद में उनके तो काम के कॉन्सेप्ट ही टोटली अलग हो गए थे, तो उससे हम रूठ भी गए, हमको अजीब भी लगा। तो फिर उसके बाद में हमें ये समझ में आया, जो हमने शुरू से सीखा है कि ठीक है गलती हो गई तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि दुनिया ही ख़त्म है, इसे बोलते हैं बैक टू बेसिक्स। एक प्रोसेस करो, अगर वो प्रोसेस गलत हो गई ना तो वापस आओ और फिर दोबारा शुरू करो सही दिशा में। आज मेरे को लगता है मैं अपनी जो सोच है उसको लेकर के, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उसके लिए एक तरतीब से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ।
और अगर चुनाव में मेरे को कंसिडर करा जाएगा तो ठीक है, नहीं भी करा जाएगा तो ये जो अपने काम है यूथ फाउंडेशन चलाना, बाकी और कई 20 काम मैं करता हूँ समाज के लिए, वो तो मैं वैसे ही करता रहूँगा। सर अगले 5 साल में आप क्या भविष्य देखते हैं यूथ फाउंडेशन का? यूथ फाउंडेशन का भविष्य तो धीरे धीरे करके ना अच्छा कैसे आएगा। अभी जैसे बॉम्बे से मेरे को बीच में JSW है, सज्जन जिंदल जी हैं, एक अच्छे कॉरपोरेट के, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि आपके कैंप के जो लड़के हैं इन लड़कों को हमारे घर में भेजो लोकल सिक्योरिटी के लिए। तो ऐसे मैंने कोई 8 लड़के भेजे। उन 8 लड़कों की अच्छी नौकरी, 40-40 हज़ार की नौकरी पे उन्होंने लगाया। तो कुछ एरर हो रखी है अभी, वो और इम्प्रूव हो रही है। तो मेरे को दिख रहा है अगर 8 लड़के वहाँ पे जा करके और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो हो सकता है कि हम अब इसके बाद में एक सिक्योरिटी एजेंसी इसी पर्पज़ से कि लड़कों को हम ग्रूम करेंगे, उनको कहीं फायर फाइटिंग सिखाएंगे, उनको राइटिंग का तरीका सिखाएंगे, उनको ऑब्जर्वेशन का तरीका सिखाएंगे, उनको ड्राइविंग की स्किल सिखाएंगे और फिर उनको कहीं रोजगार के और भी तरीकों में डालने का प्रयास करेंगे। तो यूथ फाउंडेशन तो यूथ को इकट्ठा करके, यूथ को मोटिवेट करके, सही दिशा दे करके आगे बढ़ाने का प्रयास करती रहेगी। सारे सर उत्तराखंड के ही रहते हैं इसमें या बाहर के राज्य भी युवा वहाँ के आते हैं? आए हैं, बीच में बाहर के भी आए हैं। अभी तो बल्कि क्या हो रहा है, मेरे को इसमें ना फेसबुक में जी अभी कहीं किसी एक इंटरव्यू में मैंने अपने पुराने किस्से सुना दिए फौज के, आतंकवादियों को मारने के तरीके सुना दिए। तो वो कुछ आतंकवादी जो अब बचे हुए हैं और पाकिस्तान चले गए वापस, जो अफ़गानिस्तान में हैं, उन्होंने मेरे को फेसबुक में गालियाँ लिखनी शुरू कर दी, मेरे को धमकियाँ भी दी। लेकिन उसी के साथ मेरे को कश्मीर के कुछ लड़कों ने अप्रोच करा है कि क्या हम मुस्लिम लड़के हैं लेकिन हमारे अंदर भी तो भावना है। यहाँ पे कश्मीर में मिलिटेंसी थी, अब तो मिलिटेंसी ख़त्म हो गई, हम तो मिलिटेंसी में कहीं इन्वॉल्व नहीं थे, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो क्या यूथ फाउंडेशन हमको ट्रेन नहीं कर सकती है? तो अभी मैंने ऐसे ही जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, हमने अभी आइडेंटिफाई करे 22 लड़के। मैं 22 कश्मीर JND जम्मू कश्मीर के 22 लड़के उनको यहाँ लेकर के आ रहा हूँ, उनको आर्मी की ट्रेनिंग कराना चाहता हूँ और फिर उसके बाद उनको आर्मी में एब्जॉर्ब कराने के लिए उनका कैरेक्टर बिल्डिंग सब कुछ करना चाहता हूँ। मेरे को लगता है ऐसी चीज़ें जो है ना, ये कहीं यूथ फाउंडेशन ऐसे प्रोजेक्ट लेते रहेगी जो एक अच्छे विचार से सेना को भी मजबूती मिलेगी सर इससे? सेना को मिलेगी, यूथ की एनर्जी को हम सही डाइवर्ट करेंगे। एक है ना कि अगर युवा तो एक एनर्जी का बंडल है, सही दिशा दे दो तो वो कलाम साहब बनेगा, थोड़ी दिशा वो रहेगी, हो सकता है दाऊद इब्राहिम की तरफ जा रहा हो, हमें कलाम साहब की तरफ लेकर के जाना है। एक सवाल मेरा युवाओं से है कि आपको सीधे संवाद करने का मौका मिलता है कर्नल साहब से? अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप क्या सीधे पूछ सकते हो? होता है ऐसा कभी? हाँ, ऐसा कई बार हुआ। जैसे हमारा जो कैंप लगता था, साहब वहाँ पे आते थे तो कई बार हमें मोटिवेशन करने के लिए आते थे, अपने किस्से सुनाते थे जिससे हम प्रेरणा लेते थे। और उसी के साथ जैसे कोई सवाल होता है तो साहब सीधा बोलते कि किसी का कोई सवाल है या कुछ मुझसे और जानकारी लेना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। यानी सर का मार्गदर्शन आपको समय समय पे मिलता रहता है। मेरे को तो ये याद है कि जब हमारी ट्रेनिंग होती थी जी। तो हमारी तो अपने बॉस से ना, जो सीनियर है, उससे तभी बात होती थी जब हमारा रगड़ा लगता था। तो ये भी अंग्रेजी मार रहा है, बाकी सही है बिल्कुल। चलिए, आप सभी को शुभकामनाएं। हमारी आप सभी से भी एक बातचीत करेंगे भी। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, और आपने जो अपने किस्से सुनाए, यूथ फाउंडेशन के बारे में बताया और किस तरह से सेना को मजबूत किया जा सकता है, और आपका क्या विज़न है। अगर आपको डोईवाला सीट से टिकट मिलता है तो आप किस तरह से यूथ के लिए काम करेंगे, आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस प्लेटफॉर्म के जरिए मेरी बहुत सारी बातें कई लोगों को आप पहुंचाएंगे। थैंक यू। तो आपने सुना कर्नल अजय कोठियाल को कि किस तरह से उन्होंने यूथ फाउंडेशन की नींव रखी और आज इतना सक्सेसफुल ये फाउंडेशन है। यहाँ के तकरीबन 15,000 से ज़्यादा बच्चे आज भारतीय सेना में शामिल हो गए हैं, और आने वाले समय भी ऐसा ही होगा। जो युवा आपको नज़र आ रहे हैं सफ़ेद टी शर्ट में बैठे हुए, इनके सीने में भी जल्द वही वर्दी नज़र आएगी। कई किस्से हमने कर्नल कोठियाल से सुने, कई ऐसी बातें जो पहली बार सुनने को मिली। दिलचस्प बातचीत आपको कैसा लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और उत्तराखंड की तमाम खबरों को जानने और सुनने के लिए आप देखते रहें हिलमेल।